नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से है। साथ ही साथ इसको जीएस पेपर 3 में ही आंतरिक सुरक्षा खंड से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से यह जो आलेख है वो संबंधित है एक नवीन उभरती हुई तकनीक से, जिसका नाम है डीप फेक। डीप फेक तकनीक हाल के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसके बहुत सारे खतरे देखे जा रहे हैं, जिसके संबंध में बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो डीप फेक तकनीक क्या है, इससे किस प्रकार की आशंकाएं और खतरे व्यक्त किए जा रहे हैं, इसको हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया, डीप फेक तकनीक के संदर्भ में बहुत सारे खतरे और आशंकाएं व्यक्त किए गए हैं और इसके तहत आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डीप फेक तकनीक क्या होती है और इसके संदर्भ में आपको किस किस प्रकार के खतरे आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि डीप फेक होता क्या है। तो डीप फेक से तात्पर्य एक ऐसे डिजिटल मीडिया कंटेंट से है, ऐसा डिजिटल मीडिया कंटेंट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों द्वारा खुद निर्णय लेने की क्षमता, मशीनों द्वारा खुद सोच सकने की क्षमता, उसका प्रयोग करके यदि डिजिटल मीडिया कंटेंट के तहत किसी वीडियो, ऑडियो और चित्रों में वांछित हेरफेर किया जाए तो वह डीप फेक तकनीक कहलाता है। इसे एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया कंटेंट भी कहते हैं। यह एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया कंटेंट भी है जो हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फाल्सिफिकेशन को दर्शाता है। इसके तहत जो कंटेंट बनाया जाता है वो नकली होता है और इसके तहत मीडिया को वांछित रूप से बदला जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इसे समझ लीजिए कि जैसे कि हम किसी फोटो को, ठीक है, हम किसी चित्र को, हम किसी वीडियो को, ठीक है, साथ ही साथ हम किसी ऑडियो आदि को, जब किसी ऑडियो को, वीडियो को, चित्र आदि को जब हम उसको मॉर्फ करते हैं, ठीक है, मॉर्फ करते हैं, या फिर आप इसको सरल शब्द में कहें कि जब हम इसको फोटो कॉपी के तहत या फोटोशॉप के तहत, फोटोशॉप तकनीक के तहत जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के चित्र में किसी अन्य व्यक्ति का शरीर या अन्य व्यक्ति का चित्र लगा दें, तो इसके तहत कई बार ये देखा जाता है कि फोटोशॉप की हुई जो कृति होती है, फोटोशॉप की हुआ जो वीडियो होता है, वो अनेक बार पकड़ में आ जाता है। लेकिन यदि मशीन खुद अपने दिमाग को लगाकर, मशीन खुद अपने डेटा गैदरिंग के माध्यम से ऐसा फोटो, ऐसा वीडियो या ऐसा ऑडियो बनाए कि उसमें किसी भी प्रकार से उसे पकड़ना बहुत कठिन हो जाए, जिसके तहत बनाया गया वीडियो, बनाया गया ऑडियो या बनाई गई फोटो हूबहू असली जैसा प्रतीत हो, तो उसे कहा जाता है डीप फेक तकनीक से बनाया हुआ डिजिटल मीडिया कंटेंट, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप नकली को भी हूबहू असली जैसा बना सकते हैं। और इसके तहत मशीन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तहत विविध एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है और इन एल्गोरिथम के प्रयोग के माध्यम से कोई व्यक्ति कैसे बोलता है, उसके बोलने के तरीके, उसके सिर हिलाने के तरीके, उसकी चेहरे की गतिविधियों आदि को समझकर उसको
पढ़कर उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का आवाज, दूसरे व्यक्ति के हाव भाव या दूसरे व्यक्ति के चित्र को अध्यारोपित किया जा सकता है। इससे यह बताना मुश्किल हो जाता है कि यह वीडियो सही है या गलत। यानी कंप्यूटर द्वारा तैयार एक ऐसा वीडियो या तस्वीर जिसकी सत्यता की जांच बेहद गहन विश्लेषण से ही की जा सके, उसे डीप फेक तकनीक कहते हैं। 2017 में पहली बार एक व्यक्ति के द्वारा डीप फेक नाम से अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया में नग्न सामग्री पोस्ट की गई और विशेष रूप से न्यूड तस्वीरें बनाने में, ठीक है, विशेष रूप से पोर्नोग्राफिक कंटेंट में इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका देखी जाती है, जिसमें जो प्रसिद्ध हीरोइंस होती हैं, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री होती हैं, उनको न्यूड फोटोज़, ठीक है, उनकी जो है न्यूड तस्वीरें आदि को डीप फेक तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है, जो काफ़ी प्रचलित रहा है और इस पर रोक लगाए जाने का भी प्रयास किया है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में इस तरीके के बहुत सारे ऐप और वेबसाइट बढ़ी हैं, जिसमें फेस ऐप, डीप न्यूड प्रमुख हैं, जो इस तरीके की गतिविधि को प्रयोग कर रहे हैं। अब यह जो तकनीक है, इसके तहत चेहरे और चित्र दोनों को बदलकर बोले जाने वाली आवाज को होठों के साथ सिंक करके मनवांछित प्रयोग किए जा सकते हैं। अब देखने के लिए तो ये कहा जाता है कि आने वाले समय में इसके अनेक लाभ और संभावनाएं होंगी, लेकिन वर्तमान में इसके बहुत सारे खतरे भी बताए गए हैं, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से सोशल मीडिया में इसके माध्यम से लोग अपनी बातों को अधिक लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते हैं, लेकिन इसके खतरे भी बहुत अधिक हैं, जिसको हम समझना होगा। जैसे कि इसके तहत कई बार ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि बिना लोगों की सहमति लिए, बिना लोगों की कंसेंट के उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, जिसका लोगों के मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रसिद्ध अभिनेत्रियों अथवा प्रसिद्ध लोगों के, प्रसिद्ध नेताओं के डीप फेक वीडियोस बनाना बिना उनकी सहमति लिए। राष्ट्रों के माध्यम से भी, नेशन स्टेट भी, राष्ट्र राज्य भी इसका प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसके तहत वो शत्रु राष्ट्र, ठीक है, शत्रु राष्ट्र को बदनाम करने के लिए इस तरीके के डीप फेक वीडियोस और तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे राष्ट्र की सुरक्षा, स्थिरता और व्यापारिक संभावनाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं और राष्ट्रों के मध्य शत्रुता, ठीक है, राष्ट्रों के मध्य शत्रुता को बढ़ाने में भी इसकी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा इसका प्रयोग विचारधारात्मक आधार पर विचारधाराओं को बढ़ाने में किया जा सकता है। विशेष करके चरमपंथियों द्वारा इसका प्रयोग हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक गतिविधियों में इसका प्रयोग आर्थिक धोखाधड़ी में किया जा सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति का हूबहू नकली वीडियो बनाकर उसको कंसेंट आदि के आधार पर दिखाया जा सकता है और उससे पैसे वगैरह उसके खाते से निकाले जा सकते हैं। इसके तहत वर्तमान में जो हम फेक न्यूज़ की जो परिघटना देख रहे हैं, इसको और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे सत्य को बदलने की क्षमता आ सकती है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग महिलाओं के विरुद्ध देखा जा रहा है, जिसके तहत पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका व्यक्तियों के मनोविज्ञान और महिलाओं की गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना संभव है। इसके चलते महिलाओं का लैंगिक रूप से कमोडिफिकेशन होता है, लैंगिक रूप से वस्तुकरण होता है, जिसका न केवल महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि समाज भी महिलाओं की क्षमताओं के पूर्ण दोहन से वंचित हो जाता है। तो यह भी एक इसका खतरा है। इसके साथ ही विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, विशेष रूप से लोकतंत्र में इसके कई नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसके तहत व्यक्तियों और नेताओं की डीप फेक इमेज और वीडियो बनाकर उनको असामाजिक गतिविधियों में लिप्त दिखाया जा सकता है, उनको भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाया जा सकता है, जो उनकी छवि और गरिमा को दीर्घकालिक रूप में प्रभावित कर सकता है। इससे आने वाले समय में लोगों का मीडिया पर विश्वास कम हो सकता है।
इसके तहत धार्मिक नेताओं के वीडियोस का प्रयोग करके इसके माध्यम से दंगों को फैलाया जा सकता है, जिससे न केवल जान माल का नुकसान होगा बल्कि इससे व्यापक जो सामाजिक सहिष्णुता है वह भी कम होगी। विशेष रूप से लोकतंत्र को प्रभावित करता है, जिसके तहत सत्यता के स्थान पर असत्यता को बढ़ावा मिलता है, जिसका लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संवादों पर प्रभाव पड़ता है। इसके तहत चुनाव से कुछ दिन पहले ही राजनेताओं की छवि खराब करने से संबंधित वीडियोस फैलाए जा सकते हैं, जो पूरे चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकता है। इसके तहत वोटर्स को भी लुभाया जा सकता है या उन्हें झूठी खबर फैलाकर निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति संशय में डाला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विविध क्षेत्रों में इसके दुष्प्रभाव संभव हैं, जिसके तहत सत्य की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इससे संबंधित खतरों से निपटने के लिए हमें काफ़ी मल्टी स्टेक होल्डर यानी बहुपक्षीय दृष्टिकोण और मल्टी मॉडल अप्रोच की आवश्यकता है। इसके तहत सभी हितधारकों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने की ज़रूरत है, जिसके तहत इसको रोकने के लिए, इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए विधायी प्रावधान करने होंगे। इसके तहत विनियमनों की स्थापना करनी होगी। इसके तहत विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नीतियों की स्थापना करनी होगी और टेक्नोलॉजिकल हस्तक्षेप, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ ही मीडिया के संदर्भ में साक्षरता को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है। इसके तहत हमें नैतिक मानकों को भी स्थापित करना होगा, जिसके तहत सही क्या है और गलत क्या है इसको स्थापित किया जा सके। इसके तहत जो मीडिया को देखने वाले हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए मीडिया साक्षरता को बढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि वो गलत सूचना सही सूचना के बीच अंतर कर सकें, डीप फेक को पकड़ने में उनकी भूमिका हो सके। इसके तहत लोगों में इस क्षमता को जागृत करना होगा मीडिया साक्षरता की वजह से, जिससे वो सत्य और डीप फेक के मध्य अंतर पाने में सक्षम हो सके। इसके तहत जो नियमों आदि को बनाया जाना चाहिए वो बातचीत के आधार पर बनाया जाना चाहिए, जिसमें तकनीकी कंपनियां, सोशल जो विविध प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उद्योग हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो नीति नियामक हैं, उनको आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। इसके तहत लोगों को ईजी टू यूज़ यानी इस्तेमाल करने में आसान और पहुंचशील तकनीक को भी हमें ईजाद करना होगा, ताकि तकनीक के माध्यम से डीप फेक को जल्दी पकड़ा जा सके। इसके तहत मीडिया को भी बेहतर रूप में काम करने की आवश्यकता है, ताकि डीप फेक द्वारा लोगों की जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा सकता है, सबूतों को मिटाने अथवा बर्बाद करने का कार्य किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि डीप फेक तकनीक एक बड़ा चैलेंज है और इसको रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो भी पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसी के साथ जीएस पेपर 6 में ही जीएस पेपर 2 के में आईआर के अंतर्गत ही आज पेज नंबर 6 में ही एक और आर्टिकल आया है और ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं उनका संबंध है भारत यूएस, ठीक है, भारत यूएस संबंध से, विशेष रूप से 2+2 वार्ता जो अभी हाल में ही हुई, ठीक है, 27 अक्टूबर 2020 को। इसके संदर्भ में, इसके आउटकम के संदर्भ में विविध जो समाचार हैं वो प्रकाशित होते रहे हैं। ठीक है, हमारे द्वारा भी 23 अक्टूबर 2020 को इससे संबंधित जो डीएनए था उसमें हमने इसकी व्यापक चर्चा की थी। ठीक है, इसके अलावा भी जो है कल के वीडियो में हमने इससे संबंधित चर्चा की थी, तो 23 अक्टूबर का वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। कल और परसों के वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड चर्चा की थी, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके संबंध में हमें यह समझना है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। तो यह जो भागीदारी बढ़ाया जाना है वह भागीदारी
क्या भारत के लिए लाभकारी होगा? अगर भारत की तुलना की जाए, भारत की अगर तुलना की जाए चीन के साथ, तो क्या भारत इतना सक्षम है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को टक्कर दे सके? क्या मात्र रणनीतिक आधार पर, क्या मात्र सामरिक या सैन्य आधार पर, सामरिक या सैन्य आधार पर चीन को टक्कर दी जा सकती है भारत के द्वारा? साथ ही साथ आर्थिक परिदृश्य की इसमें क्या भूमिका है? यह सभी बातें जो हैं इन दोनों आर्टिकल्स में चर्चा की गई हैं, तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके तहत मैंने आपको पहले ही बताया 23 अक्टूबर 2020 का जो हमारा वीडियो है वो भी आपको देखना चाहिए, जिसमें हमने इससे संबंधित चर्चा की है। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि 2+2 वार्ता के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र वो फिर से चर्चा में आ गया है। इसके तहत क्वाड की भी जो स्थापना हुई है और इसको जो महत्ता मिली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब क्वाड और दूसरी ओर इंडो पैसिफिक रीजन, जब इनकी हम तुलना करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी समानताएं और असमानताएं नजर आती हैं, जिसको हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर हम समानताओं के बारे में बात करें तो चाहे वो क्वाड हो, ठीक है, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक एरिया हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, दोनों में ही चीन और भारत का महत्व है, जिसके तहत भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र और क्वाड का सदस्य है। दूसरी ओर क्वाड जो है एंटी चाइना के रूप में देखा जा रहा है, और यदि भारत और चीन को हम हटा दें तो दोनों का ही कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत और चीन दोनों के दृष्टिकोण से क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र का काफ़ी महत्व है। हालांकि यह दोनों जो क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र हैं, इसमें समानता के साथ बहुत सारे अंतर भी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र मूल रूप से एक भौगोलिक राजनीतिक संकल्पना है, जिसके तहत भूगोल के आधार पर क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत महासागर क्षेत्र को एक करके देखा जा रहा है। इसके तहत राजनीतिक आधार पर इसमें राजनीतिक शक्तियों को उनकी भूगोल की स्थिति के आधार पर महत्ता प्रदान की जा रही है, जिसमें भारत और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ इसका आर्थिक आयाम भी है, जिसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों में आपसी भागीदारी भी देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम क्वाड के बारे में बात करें तो मूल रूप से इसका जो दृष्टिकोण है वो रणनीतिक और सैन्य है, और इसे ज़्यादातर विद्वानों द्वारा, ठीक है, ज़्यादातर विद्वानों द्वारा एंटी चाइना के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की प्रत्येक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो सामरिक सैन्य हो, ठीक है, सामरिक सैन्य हो या फिर वो आर्थिक हो। ठीक है, हर रूप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी ओर क्वाड जो है मूल रूप से एक एंटी चाइना नीति के रूप में आगे बढ़ा है। हालांकि क्वाड की तुलना में इंडो पैसिफिक क्षेत्र अधिक संस्थागत रूप से मजबूत है, जहां पे बहुत सारे संधि समझौते भी देखे गए हैं आर्थिक आदि आधारों पर। अब इसके तहत हमें यह भी समझना होगा कि यदि चीन की आक्रामकता भविष्य में बढ़ती है तो उसी के सापेक्ष क्वाड की सफलता निर्धारित होगी, जिसमें चीन की आक्रामकता बढ़ने की तुलना में, ठीक है, चीन की आक्रामकता बढ़ने की तुलना में क्वाड अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि जब बात हम करते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की उपस्थिति की, तो हम ये पाते हैं कि चीन की उपस्थिति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाहे वो आर्थिक आधारों पर हो, चाहे वो सामरिक और सैन्य आधारों पर हो, दोनों ही आधारों पर चीन की भारत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसको हमें समझना होगा और इसके तहत काम करना होगा। ठीक है, तो यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो चीन की तुलना में भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ जो वार्षिक व्यापार है वह बेहद कम है, और चीन जो है भले ही उसके इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अनेक देशों के साथ विवाद की स्थिति हो, बावजूद उसके जो एनुअल ट्रेड होता है, जो वार्षिक व्यापार होता है, वो भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसको हम इस चार्ट से भी देख सकते हैं, जिसमें 2018-19 में जो बायलैटरल एनुअल ट्रेड
ठीक है, द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार देखा गया इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विभिन्न देशों के मध्य भारत और चीन द्वारा। तो अगर हम इसमें तुलना करें तो हम पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया, जिसका लगातार जो तनाव है वो देखा जा रहा है चीन के साथ, तनावों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 250 बिलियन डॉलर का है। इसके सापेक्ष भारत का व्यापार मात्र 30 बिलियन ही है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश के साथ भी चीन का जो व्यापार है वो 33 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का मात्र 2 बिलियन डॉलर है। अमेरिका, जिसके साथ चीन का सबसे ज़्यादा विवाद देखा जा रहा है, उसके साथ चीन का व्यापार लगभग 750, आप कह सकते हैं 737 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का मात्र 88 बिलियन डॉलर। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के साथ 20, तो चीन का 284 बिलियन डॉलर, आसियान के साथ 96 तो 600 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश के साथ 9 तो दुगना लगभग, जापान के साथ 17 तो 353 बिलियन डॉलर, श्रीलंका के साथ 4 बिलियन तो चीन का 4262 मिलियन डॉलर, और मालदीव के साथ 288 मिलियन डॉलर है। तो अगर मुख्य शक्तियों के बारे में बात करें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, आसियान आदि देश, जापान आदि, तो हम पाएंगे कि भले ही चीन और इन देशों के मध्य तनाव की स्थिति हो, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो निश्चित रूप से दोनों का व्यापार काफ़ी तीव्र है और भारत को इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एफटीएस की, मुक्त व्यापार समझौतों की, जिसके तहत दोनों देश जो टैरिफ होते हैं, जो शुल्क होते हैं, उसको लगभग शून्य कर देते हैं, तो एफटीए की स्थिति में भी भारत का कोई तुलना नहीं है चीन के साथ, जिसमें चीन ने विश्व के अनेक देशों के साथ एफटीए किया है। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश, मालदीव, इनसे कोई एफटीए नहीं है। भारत का केवल दक्षिण कोरिया, जापान, आसियान और श्रीलंका से ही एफटीए है। अगर हम बात करें चीन की, तो सभी के सभी देश जिनके बारे में हमने बात की, उनके साथ चीन का जो है वो एफटीए देखा गया है, अमेरिका और बांग्लादेश को छोड़कर। इसके अलावा श्रीलंका से लगातार बातचीत जारी है चीन की एफटीए को लेकर। इसके अलावा चीन जापान और कोरिया के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता वार्ताएं भी कर रहा है। ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता वार्ताएं भी कर रहा है एफटीए को लेकर। इसके अलावा आसियान देशों द्वारा प्रस्तावित किए गए रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके तुलना में चीन इसका महत्वपूर्ण भागीदार है और इसमें भी चीन को बढ़त मिलने वाली है भारत के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ कि भारत को इस संदर्भ में काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें सैन्य भागीदारी की, तो चीन ने इस क्षेत्र में भी अपने को सिद्ध किया है, जिसमें चीन विभिन्न राष्ट्रों बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड आदि को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है, जबकि इसके विपरीत भारत का इस क्षेत्र में अधिक पहल नहीं देखी गई। विशेषकर कोविड-19 के काल में हम अमेरिका के साथ अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं, हम क्वाड के साथ अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद हमारी जो जीडीपी है वो लगातार सिंक कर रही है, लगातार नीचे गिर रही है। तो हम किस प्रकार से चीन का सामना कर पाएंगे, जबकि कोविड-19 से वो उबर चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा बेहतर भी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमें काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है, जिसके तहत आर्थिक और रणनीतिक दोनों भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमें पहल करनी होगी। इसके तहत केवल और केवल अमेरिका पर निर्भर रहना कोई अच्छी नीति नहीं है। हमें इसमें बहुपक्षीय आधारों पर संबंधों को स्थापित करना होगा। इसके तहत आर्थिक और रणनीतिक दोनों भागीदारी पर बल देना होगा, जिसके तहत समय समय पर रक्षा संबंधी वार्ताएं, संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से भारत को रणनीतिक स्वायत्तता के तहत काम करने की ज़रूरत है, जिसमें भारत अपने आर्थिक हितों,
राजनीतिक हितों की पूर्ति कर सके और साथ ही साथ अपने सीमाओं की सुरक्षा भी कर सके, जिसमें हमें आर्थिक और सामरिक दोनों आयामों को, दोनों गतिविधियों को बहुआयामी बनाने की जरूरत है। तभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम चीन की चुनौती का सामना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह मुख्य रूप से संबंधित है जम्मू कश्मीर में अभी हाल में ही जो भूमि संबंधी कानूनों में परिवर्तन किया गया। तो भूमि संबंधी कानूनों में जो परिवर्तन किया गया है, इसको लेकर आज यह आर्टिकल आया है। हमने कल के डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में इसके संबंध में हमने इसको कवर किया था। तो इसके संबंध में जो आप ऑब्जेक्टिव जानकारी है, जो आपको तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करनी है, वो आप कल के डीएनए से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस एडिटोरियल के तहत इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर में भूमि संबंधी कानूनों में परिवर्तन किया गया है। आगे चलकर जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख क्षेत्र में भी इस प्रकार के परिवर्तनों को किया जा सकता है। हालांकि इसकी अनेक आधारों पर आलोचना भी की जा रही है, जिसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो इसकी आलोचना है वो ये है कि इसमें लोगों की भागीदारी नहीं की गई। संविधान में जो 371 का अनुच्छेद है, उसमें क्षेत्रीय भावनाओं के अनुसार भूमि संबंधी अधिकारों को विनियमित करने के लिए अनेक सुरक्षा प्रावधानों को किया गया है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो गैर आदिवासी क्षेत्र लोग हैं, उनके द्वारा भूमि, या बाहरी लोग हैं उनके द्वारा भूमि हस्तांतरित ना कर ली जाए, इसको लेकर 371 के तहत प्रावधान किए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध में इसको लेकर प्रावधान नहीं किया गया, जिसको लेकर लोगों में असंतोष है। लोगों में जो है इस बात को भी लेकर असंतोष है कि जम्मू कश्मीर रियासत में जो स्थायी नागरिकों के जो अधिकार थे वो 1927 से ही लागू थे और इसके तहत जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जो है समझौता किया था ब्रिटिश शासन के साथ, और इसके बाद इसको भारत के संविधान द्वारा भी 370 के माध्यम से और 35A के माध्यम से मान्यता दी गई। लेकिन अब 2019 के बाद से जिस प्रकार से एक पक्षीय आधार पर बिना लोगों की भागीदारी किए इस तरीके की नीतियां लागू की जा रही हैं, उससे लोगों में असंतोष फैल रहा है। विशेष रूप से भाषा को लेकर, जनसंख्या को लेकर, निर्जातीयता को लेकर, भूमि और रोजगार को लेकर कश्मीरी लोगों में विविध आशंकाएं हैं, जिसे दूर किए जाने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों में जो भागीदारी है, जन भागीदारी है, नीति निर्माण में जो भागीदारी है, उसको बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। इसके तहत राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाना होगा, तभी राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि और विकास को हम वहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में मात्र अगर हम केवल भूमि संबंधी कानूनों को एक पक्षीय आधार पर ही बदलेंगे तो इससे हो सकता है कि वहाँ असंतोष फैले। इसके लिए हमें वहाँ के लोगों के साथ सहयोग करके आगे बढ़ने की नीति को अपनाना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा से है। मूल रूप से संबंधित है असर की रिपोर्ट से। ठीक है, तो असर की एक रिपोर्ट है, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत होती है, जिसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट। इसको जो है सितंबर में एक सर्वे के आधार पर बनाया गया था और अभी इसे लागू किया गया है, जिसमें लगभग 52,227 ग्रामीण घरों को 52,227 यानी 50,000 से ज़्यादा 52,227 ग्रामीण घरों को जो है कवर किया गया और इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को कवर करते हुए 30 राज्यों और यूटीज में फ़ोन कॉल के माध्यम से, चूंकि इस बार कोविड-19 के चलते परिवहन ज़्यादा संभव नहीं था, तो 50,000 से अधिक घरों को स्कूल जाने वाले बच्चों को कवर करते हुए 30 से अधिक राज्यों में इसको कवर किया गया है। और मुख्य रूप से इसको प्रथम नाम के एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है।
पिछले 15 वर्ष से, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल जाने वाले बच्चों की जो गणित संबंधी क्षमता है, जो पढ़ने लिखने संबंधी क्षमता है, साथ ही साथ उनकी जो समझ पाने की क्षमता है, जो लर्निंग आउटकम जिसे कहते हैं, ठीक है, लर्निंग आउटकम, उस लर्निंग आउटकम को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें क्या कमियां हैं, वो इस असर की रिपोर्ट के माध्यम से सामने लाया जाता है। तो सितंबर के महीने में असर रिपोर्ट को किया गया, सर्वे को किया गया, जिसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं जो शिक्षा की स्थिति को बताती हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो स्कूली शिक्षा पर असर का सर्वे आया है, वार्षिक आधार पर शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट, जो प्रथम एनजीओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। पिछले 15 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति के साथ ही बच्चों में गणित भाषा की क्षमता को जांचने का एक प्रमुख मापक है, और कोविड-19 के दौर में टेलीफोनिक आधार पर इसे किया गया सितंबर में, और इसके तहत कुछ निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं जिसे ध्यान रखना होगा। जैसे कि वर्तमान में लगभग मात्र केवल 20% ग्रामीण विद्यार्थियों के पास ही पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं, और 10 में से केवल एक के पास ऑनलाइन क्लासेस की पहुंच है। इसके अलावा 6 से 10 आयु वर्ग के केवल 5.3 ग्रामीण बच्चे का स्कूल में नामांकन नहीं हुआ है। 2018 में ये संख्या 1.8% थी, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ष के बारे में बात करें तो 0 से 6 आयु वर्ष में 10% बच्चे नामांकित नहीं हैं, और कोविड-19 के चलते बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का नामांकन स्कूलों में नहीं कराए पाए हैं। इसके अलावा लगभग 70% बच्चों की पहुंच किसी प्रकार की लर्निंग एक्टिविटी तक है, हालांकि केवल 11% के पास ही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है। इसमें 36% से कम ग्रामीणों को ही स्कूल से किसी प्रकार का लर्निंग मटेरियल या गतिविधि प्राप्त हुई है, और इसमें लगभग 75% जो अंतर क्रिया है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हुई है। अगर हम पाठ्य पुस्तकों तक पहुंच की बात करें तो इसमें राज्यों के आधार पर अंतर दिखाई देता है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 35% से कम, राजस्थान में 60%, वहीं बंगाल और नागालैंड में ये 98% है। तकनीक के साथ ही यह स्कूल से सहायता पर भी प्रकाश डालने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और कोविड-19 के दौर में किस प्रकार से इसका प्रभाव लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों पर पड़ा है, इसको ग्रामीण स्तर से यह दिखाती है, जो लगभग 7 महीनों से स्कूल नहीं जा पाए हैं। अब अगर इसकी तुलना करें 2018 से, तो हम ये पाएंगे कि 2020 में लगभग 62% ग्रामीण घरों में स्मार्टफोन की उपलब्धता है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि में 11% परिवारों ने इसे खरीदा था। हालांकि इसके बावजूद उनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पाई है, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 9 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संबंधित है मुख्य रूप से भारत और मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ, और इसमें अभी हाल में ही द्वितीय भारत मध्य एशिया डायलॉग मीटिंग हुई है, जिसके तहत भारत ने मध्य एशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए काफ़ी पहले की हैं। इसके तहत सभी जो सदस्य देश हैं, भारत और मध्य एशिया के देश, उनके द्वारा सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई, और आतंकवाद को शरण देने वाले स्थलों को समाप्त करने की बात की गई। नई दिल्ली के द्वारा मध्य एशिया के अवसंरचनात्मक विकास के लिए अतिरिक्त $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत द्वारा मध्य एशिया, जिसमें 5 लैंडलॉक कंट्रीज आती हैं, ठीक है, जिसमें कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, इस तरीके से जो है, और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आते हैं। इनके साथ भारत ने हाल ही में अपने जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसके तहत संघाई सहयोग संगठन में भारत ने भागीदारी ली है।
भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास करने के लिए आगे आया है। भारत ने अफगानिस्तान में शांति और व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। भारत और मध्य एशिया के मध्य जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। भारत और मध्य एशिया के मध्य बिजनेस वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत मध्य एशिया बिजनेस काउंसिल का गठन किया गया है और भारत आईटेक स्कॉलरशिप के माध्यम से भी मध्य एशिया तक पहुंच बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत द्वारा 2012 में कनेक्ट सेंट्रल इंडिया पॉलिसी, ठीक है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत पांचों देशों के साथ जुड़ाव को बल दिया गया। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसमें भी भागीदारी कर रहा है और अशकाबाद, ठीक है, अशकाबाद समझौता, इसके माध्यम से भी भारत का प्रयास है कि भारत ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए और इसके माध्यम से रूस, यूरेशिया और पूर्वी यूरोप तक उसकी पहुंच बेहतर हो सके। तो मध्य एशिया जो है वो ना केवल हमें पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से हम पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके संबंध में हमें काफ़ी सारी बातें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व के सबसे समीप अवस्थित है? चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर हम इसको जो है आज पेज नंबर 1 में इससे संबंधित खबर आई है जिसमें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की चर्चा की गई है। अगर हम मैप देखें तो हम पाएंगे कि जो मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, ठीक है, यह इरोड जिला है, यह नीलगिरी है, यह नमक्कल है, यह सलेम है, यह धर्मपुरी है, ठीक है। इसके पास ही ये रहा कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर से इसकी काफ़ी जो है नज़दीकी है बजाय कि दूसरे शहरों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित पटाखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। हरित पटाखों का निर्माण कम हानिकारक पदार्थों से किया जाता है तथा इसमें ऐसे संयोजक मिलाए जाते हैं जो धूल को दबाकर उत्सर्जन को कम करते हैं। हरित पटाखों में अनेक प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता जैसे कि लिथियम, बेरियम और सीसा, लेड। इसके अंतर्गत आतिशबाजी बनाने की विद्या पायरोटेक्निक के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो। तो सत्य कथन कथनों की पहचान करनी है तो केवल एक और दो, केवल तीन कि 1, 2 और 3। तो तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज जो है पेज नंबर 3 में से संबंधित खबर आई है जिसमें दिल्ली में इस बार प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन दिवाली और ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है, यानी ग्रीन क्रैकर्स हरित पटाखों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन एक विनियामक प्राधिकरण है जिसे स्वायत्त दर्जा प्राप्त है। पहला कथन, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत काम करता है। तीसरा कथन, इसके तहत विस्फोटक अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, ठीक है, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का प्रबंधन और प्रशासन किया जाता है जिसके माध्यम से विस्फोटक पदार्थों और ज्वलनशील पदार्थों के आयात निर्यात
परिवहन, स्टोरेज और प्रयोग को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत आपको यह देखना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक और दो, केवल दो कि एक और तीन। तो इसके तहत पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा एक और तीन, केवल एक और तीन। दूसरा कथन हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह रसायन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देने में पेसो की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत पेसो जो है वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मार्केट में ग्रीन क्रैकर्स ही आए, और इसके तहत पेसो जो है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो विनिर्माता हैं, उनको लाइसेंस भी देगा, और इसके तहत वो उत्सर्जन मानक और उत्सर्जन टेस्ट को भी सुनिश्चित करेगा। तो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं काफ़ी चर्चा में हैं, और इसको जो है आपको ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संस्था द्वारा महत्वपूर्ण बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। यह अनेक संकटप्राय प्रजातियों का आवास स्थल है, जैसे कि महान एक सींग वाला गैंडा, भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, जंगली एशियाई जल भैंसा, पूर्वी स्वैम्प डियर और स्नो लेपर्ड। तो इसमें सत्य कथन हमें देखना है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन कि दो और तीन। तो इसके तहत पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें स्नो लेपर्ड नहीं पाया जाता। ये मुख्य रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है, बाकी सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अखबार में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें काजीरंगा में जो जो सींग का जो व्यापार किया जाता है, गैंडों के सींग का, इसको जो है बस्ट किया गया है, इसको रोकने का प्रयास किया गया है, और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो द्वारा विकसित किया गया EOS-01 सैटेलाइट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? कृषि, वानिकी और पर्यावरण, आपदा प्रबंधन समर्थन, नेविगेशन और परिवहन संचालन, प्रिसीजन गाइडेंस, उच्च एनक्रिप्टेड कूटबद्ध संचार, दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का विकास। तो इसरो द्वारा जो ये सैटेलाइट है, इसे कृषि, वानिकी और पर्यावरण आपदा प्रबंधन समर्थन के लिए विकसित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। तो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्याख्यायित करता है? यह DRDO की एक शाखा है, जिसका उद्देश्य स्पेस आधारित हथियारों का विकास करना है। यह एक निजी स्टार्टअप है, जिसका निर्माण इसरो को रॉकेट और सैटेलाइट से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए किया गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र लोक उद्यम व इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह भारत और रूस द्वारा गगनयान मिशन को विकसित करने के लिए बनाया गया एक संयुक्त उद्यम है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से एक सेंट्रल PSU है और इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो इसरो द्वारा EOS-01 सैटेलाइट 7 नवंबर को लॉन्च किया जाना है, जो मुख्य रूप से कार्य करना है, जिसको करना है एग्रीकल्चर, कृषि, फॉरेस्ट्री, वानिकी, ठीक है, वानिकी क्षेत्र में और आपदा प्रबंधन समर्थन क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात में गिफ्ट सिटी का निर्माण किया गया है। टेक्सटाइल विनिर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं क्षेत्र केंद्र के रूप में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, तेल रिफाइनरी हब के रूप में। तो गिफ्ट सिटी का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं क्षेत्र केंद्र के रूप में किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो आज जो है इसके संबंध में खबर आई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने भारत के गुजरात में गिफ्ट सिटी के विकास में भागीदारी निभाने के लिए कार्य करने को सहमति दी है। इसके तहत इसके द्वारा विविध प्रकार के अवसंरचना प्रोजेक्ट्स में भी भागीदारी की जानी है। ठीक है,
लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो भारतीय इतिहास में कुल्यवाप और द्रोणवाप क्या है? तो मूल रूप से ये भूमाप है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन को प्रतिसंतुलित करने की नीति के तहत भारत को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल रणनीतिक भागीदारी और वार्ताओं से ही आर्थिक वास्तविकताओं का सामना नहीं किया जा सकता। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, डीप फेक वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा पैदा किए गए सबसे गंभीर खतरों में से है, चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है आज की हमारी की गई चर्चा से आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के तहत हम डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस को प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जो है किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज के वीडियोस के लिए में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।